हेलो गाइस, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल आता है अंडर द सेक्शन 15, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और इनकम फ्रॉम सैलरी हम लोग तभी बोलेंगे व्हेन देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर मिसिंग है इन दैट सिचुएशन, फिर हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे एज इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए ये रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सेक्शन 15 एक और चीज कहता है, दैट इज नथिंग बट कि आपकी जो सैलरी है वो ड्यू और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होगा। कि आपको सैलरी देनी है या आपको सैलरी मिली है, विच एवर इज अर्लियर। अगर किसी ने एडवांस में सैलरी लिया है तो जिस टाइम उसने रिसीव्ड कर लिया उसी टाइम पे वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो बाद में वो टैक्सेबल नहीं होगा। रिसीव्ड नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग है बट आने वाली है, आज ना कल में आ जाएगी, तो भी विच एवर इज अर्लियर देख के वो टैक्सेबल किया जाएगा। नाउ सैलरी टैक्सेबल जब करते तो उसमें डिडक्शन आते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 में पहला एक डिडक्शन है, इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला जाता है, एंड दैट स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नथिंग बट 50,000 रुपीज। कोई भी एम्प्लॉय होने दो, ओके, उसको 50,000, उसकी सैलरी में से 50,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। उस उसके अलावा इनको एक टैक्स पे करना होता है विच इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये सालाना 2,500 होता है। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया एम्प्लॉयज इनके ये दो डिडक्शन कंफर्म है। पहला 50,000 रुपीज, दैट इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड 2,500 रुपीज दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि सरकार को पे किया जाता है आपकी सैलरी में से, ये माइनस किया जाता है अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 में एक और है, दैट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ये गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई है तो इनको एग्जम्प्ट है। यस, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जम्प्ट है बट वो फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं है, एक सर्टन लिमिट तक एग्जम्प्ट है। अमाउंट रिसीव्ड एंड 5,000 एंड 20% ऑफ द बेसिक सैलरी, इसमें से विच एवर इज लोअर। तो इसकी मैं अगर चार्ट निकालू तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर मिल रहा है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में आपको देखना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट हो कि नॉन गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट की जगह अब नॉन गवर्नमेंट हो तो फुल्ली टैक्सेबल, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 16। और गवर्नमेंट हो देन 5,000 रुपये, या फिर जितना आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है वो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंड तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा थर्ड वन इज 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। या डिडक्शन मिलेगा 60, इसमें से विच एवर इज लोअर। सो तीन डिडक्शन सेक्शन 16 में मिलते हैं। सेकेंड वाला एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, बाकी गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो 50,000 रुपये और 2,500 रुपये आपको स्टैंडर्डली मिल ही जाएंगे। नाउ बात करते हैं हाउसिंग रेंट अलाउंसेस की। हाउसिंग रेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर एक को अगर हाउसिंग रेंट अलाउंस मिल रहा है तो हाउसिंग रेंट अलाउंस के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। अब उसके लिए दो क्राइटेरिया है। आप अगर मुंबई में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, चेन्नई में या कोलकाता, ये मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, तो सिर्फ एक फर्क बारीक सा है, दैट इज 50% ऑफ द सैलरी। और मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के अलावा है देन 40% ऑफ द सैलरी। बाकी कंडीशन सारे सेम है। एचआरए रिसीव्ड, तुमको अलाउंस मिला कितना, रेंट पेड, तुम रेंट जहां पे रह रहे हो वहां पे रेंट दे कितना रहे हो, उसमें से 10% ऑफ द सैलरी वो माइनस करेंगे। अब ये तीनों में से विच एवर इज लोअर, तीनों में से विच एवर इज लोअर, दैट विल बी द एग्जम्पशन। तो एचआरए रिसीव्ड माइनस दिस एग्जम्पशन, रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। सो सिर्फ फर्क इतना रखना है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता 50%, बाकी के लिए 40। अब यहां पे सैलरी का डेफिनेशन क्या है सर जी? सैलरी का डेफिनेशन है बेसिक सैलरी प्लस डीए
डीए कौन सा, विच इज अ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का पार्ट, एंड फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस डीए, रिटायरमेंट का पार्ट, बेसिक सैलरी, इसके 50% 40% या इसके 10% ऑफ द सैलरी रेंट पेड विच इज लोअर, ये अलाउंसेस एग्जम्प्ट हो जाएंगे। नाउ अलाउंसेस को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है फुल्ली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्ट, तीन पार्ट में। किसमें डिवाइड किया गया है अलाउंसेस को, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शल एग्जम्प्ट एंड फुल्ली एग्जम्प्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से पढ़ो। नाउ फुल्ली टैक्सेबल यानी इसमें इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, ये डायरेक्ट सीधा टैक्स होगा, इसमें से कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा आपको। और ये कौन से है, डियरनेस अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट आपको दिया है, सर्वेंट अलाउंसेस, वार्डनर अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, ये सारे के सारे आपके फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। ध्यान से देखो, गौर से देखो, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में डेफिनेटली आएगा। डीए, सिटी कॉम्पेंसेटरी, मेडिकल, टिफिन, सर्वेंट, प्रोजेक्ट अलाउंस, वार्डन अलाउंस, फैमिली अलाउंस एंड ओवर टाइम, ये आपकी इनकम है, इसमें से कोई भी अलाउंस एग्जम्प्ट नहीं होगा। अब कुछ है जो पार्शली अलाउडेड है आपको, पार्शली का मतलब सर्टेन लेवल तक, उसमें से आपका फेवरेट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपीज पर मंथ मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन का हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 पर मंथ मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड काम कर रहे हो तो 800 पर मंथ। उसके अलावा जो ज्यादातर पूछा जाता है दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना है, तो 3200 पर मंथ इन केस इफ द पर्सन इज ब्लाइंड, डेफ और डम, इनको ही ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस अलाउड है। अब बाकी लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसी को अलाउड नहीं है, 3200। एंड जो लोग लॉरीज पे ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर वगैरह काम करते हैं ना, उनको भी एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। अब ये अलाउंस कौन सा है नीचे का ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए सबको मिल रहा है क्या, नहीं, हैंडीकैप को मिल रहा है 3200 पर मंथ। चिल्ड्रन हॉस्टल नोन टू यू, अंडरग्राउंड में कम कर रहे 800 पर मंथ, ट्रिब्यूनल में काम कर रहे 200 पर मंथ। बट जो लोग ड्राइवर है, क्लीनर है, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे, इनको अलाउंस है 70% ऑफ द अलाउंसेस 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। इसको याद रखो और ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए है और ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एम्प्लॉयज काम करते उनके लिए 70% जितना अलाउंस मिला है एंड 10,000 विच एवर इज लोअर। ये किस में आया, ये आया आपका पार्शल एग्जम्पशन में, इतना एग्जम्पशन आपको अलाउड है। नाउ कुछ लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं 100 और 300 में। मेरे को अलाउंस 60 रुपए मिल रहा है तो 60 और 100 विच एवर इज लोअर 60, 100 इज द मैक्सिमम। मेरे को 200 रुपए अलाउंस मिल रहा है एजुकेशन का, 200 और 100 विच एवर इज लोअर 100। ये समझो, हॉस्टल के लिए मेरे को 200 रुपए का अलाउंस मिल रहा है, अलाउडेड कितना है 300, 200 और 300 विच एवर इज लोअर। तो ये सारे के सारे अलाउंसेस क्या है, तो ये सारे के सारे अलाउंसेस विच एवर इज लोअर वाले। ओके, अब कुछ अलाउंसेस जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली एग्जम्प्ट का मतलब इस पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियल और फुल्ली एग्जम्प्ट। फुल्ली एग्जम्प्ट अगर गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हो और इंडिया के आउटसाइड अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, एम्बेसीज में दे रहे हो और सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा या अलाउंसेस मिल रहे, एग्जम्प्ट। हाई कोर्ट का जज
एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट जज एग्जाम, यूएनओ यूनियन नेशंस टेरिटरीज में अगर आप काम कर रहे हो और आपके एम्प्लॉइज को अलाउंसेस दे रहे एग्जाम टॉप, तो ये चार्ट जो है ना, ऐसा एक चार्ट बना के ही रखो, फुल्ली टैक्सेबल, डीए, टिफिन, मेडिकल, वार्डनर, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, ये लिख के ही रखो आपका, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस, पार्शल में ट्रांसपोर्ट या फिर हम लोग अंडरग्राउंड चिल्ड्रन हॉस्टल, और फुल्ली में हाई कोर्ट जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है आउटसाइड इंडिया, वो फुल्ली। तो ये आपका काम ही बन जाएगा। अब अलाउंसेस के बाद आता है वहां पे परक्विजिट। परक्विजिट का मतलब होता है दिस इज द एडिशनल सर्विसेज फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट घर दिया जाता है, कंसेशनल रेट पे रहने के लिए घर दिया जाता है, शेयर्स दिए जाते हैं, गिफ्ट दिया जाता है, लोन दिया जाता है कंसेशनल रेट पे, कोई एसेट दिया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर है। सो वी गोइंग टू कवर इट वन बाय वन। पहला अगर हम लोग बात करें तो दैट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब ये रेंट फ्री है कि कंसेशनल है, ये डिपेंड करेगा कि हमने आपको घर यूज करने के लिए दिया और उसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं ले रहे, फ्री अकोमोडेशन। अगर आपको घर यूज करने के लिए दिया और उसके लिए नॉमिनल चार्जेस, अफोर्डेबल चार्जेस हम लोग चार्ज करें, देन कंसेशनल। तो कंसेशनल वाला अमाउंट माइनस किया जाता है और जितने का बेनिफिट आपको ट्रांसफर किया उतना ही टैक्सेबल होगा। फ्री में कुछ माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अब आपको रहने के लिए घर दिया है और आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में वगैरह रह रहे हो, तो जो आपकी लाइसेंस फी है, लाइसेंस फी यानी उसका रेंट वगैरह जो भी है, दैट विल बी कंसिडर एज अ टैक्सेबल, नॉट एग्जाम, टैक्सेबल होगा वो। अदर एम्प्लॉइज के लिए देखना पड़ेगा कि जहां पे आपको रहने के लिए घर दिया गया है, जहां पे रहने के लिए आपको घर दिया गया है, क्या उस एरिया का पॉपुलेशन क्या है, क्या 10 लाख के ऊपर है, देन 7.5, 10 लाख तक है तो 7.5, 10 लाख से ऊपर 25 लाख तक है 10% ऑफ द सैलरी, 25 लाख के ऊपर है 15% ऑफ द सैलरी। बट ये कब, व्हेन ये घर जो रहने के लिए आपको दिया गया है, इसका मालिक आपका एम्प्लॉयर है, कंपनी का घर है, कंपनी ने आपको रहने के लिए दिया है, मे बी फ्री भी दिया रहेगा या कंसेशनल दिया रहेगा, तो आपकी जो भी सैलरी है उसके 7.5, 10 एंड 15% निकालेंगे पॉपुलेशन देख के। 10 तक 7.5, 10 से 25 10% और 25 के ऊपर 15%। कब, जब घर कंपनी का मालिक है। सर घर कंपनी के मालिक का नहीं है, घर एम्प्लॉयर ने रेंटेड लिया है बट आपको रहने के लिए दिया है, देन रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर विल बी टैक्सेबल। ये क्या होगा, विच एवर इज लोअर टैक्सेबल रहेगा। अब जब हम रेंटेड ले रहे, कंपनी ने घर रेंट पे लेके आपको दिया है, तो पॉपुलेशन नहीं देख रहे, पॉपुलेशन कब देख रहे, जब वो घर कंपनी का खुद का है, रेंटेड है तो पॉपुलेशन नहीं, डायरेक्ट 50%। अब होटल में रह रहे हो तो 24% ऑफ द सैलरी। अब घर में भी ना तरीका है क्या, एक तो अनफर्निश घर हो सकता है या फिर फर्निश घर हो सकता है। अब फर्निश घर है तो आपको फर्नीचर दिया है क्या, हाँ, तो फर्नीचर किसके मालिक का है, फर्नीचर कंपनी के मालिक का है, एम्प्लॉयर का है, देन 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर पे भी भाड़े पे लाया है तो फर्नीचर का रेंट, वो आपके अनफर्निश फ्लैट में फर्नीचर की कॉस्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका फर्निश फ्लैट हो जाएगा। तो अनफर्निश की कीमत निकालो, पहले किसकी कीमत निकालो, अनफर्निश की, और अनफर्निश की कीमत निकालते हो पूछो गवर्नमेंट हो क्या, लाइसेंस फी, तुम्हारा खुद का है क्या, तो 7.5, 10 या 15% पॉपुलेशन पे, तुम्हारा नहीं है भाड़े पे, तो भाड़ा या 15%, तो मुझे फर्निश का वैल्यू मिलेगा, उसमें फर्नीचर की वैल्यू ऐड करेंगे, फर्नीचर खुद का है क्या 10%, रेंटेड है क्या, ओके, देन रेंट वैल्यू ऐड करेंगे,
तो फर्निश फ्लैट हुआ। फर्निश फ्लैट होने के बाद फ्री दिया है क्या? यस, फ्री दिया हुआ है। फ्री दिया है तो फुल्ली टैक्सेबल। सर ये फर्निश वैल्यू तो आ चुका है बट फ्री नहीं दिया है, अफोर्डेबल रेंट दे रहा हूं या कंसेशनल रेंट में पे कर रहा हूं, तो कंसेशनल रेंट को माइनस करेंगे, रिमेनिंग विल बी फुल्ली टैक्सेबल। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो आपको मोटर कार दी है क्या रहने के लिए, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करके मार्क करो। क्या मोटर कार रहने के लिए दी है क्या? अब मोटर कार किसकी है? मोटर कार एम्प्लॉय की है, एम्प्लॉय की, यानी जो काम करने वाला इंसान है उसी की मोटर कार है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा? इन दैट सिचुएशन आप अगर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के लिए वो मोटर कार का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो गाड़ी का इंजन अगर मोर देन 1600 सीसी है तो 2400 रुपये पर मंथ, और 1600 सीसी से कम है तो 1800। ड्राइवर दिया है क्या ये पूछा, अगर ड्राइवर दिया है तो गाड़ी के कॉस्ट में 900 रुपये क्या होंगे? ऐड होंगे, और ये पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये पूरा टैक्सेबल होगा जब गाड़ी आपकी है और ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल करें। गाड़ी का सीसी देखो 2400 या 1800, ड्राइवर दिया तो 900 ऐड कर लेना, दैट विल बी टैक्सेबल। गाड़ी कंपनी की है और खर्चा जो है वो भी आपकी कंपनी कर रही है। इन दैट सिचुएशन जितना भी खर्चा है गाड़ी का एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे टैक्सेबल होंगे। गाड़ी कंपनी के खर्चा आप कर रहे हो, इन दैट सिचुएशन गाड़ी कंपनी के खर्चा आप कर रहे हो तो 900 अगर 1600 सीसी से ज्यादा है तो, 600 अगर 1600 सीसी से कम है तो, और ड्राइवर के 900 ऐड होंगे। आपको स्वीपर गार्डनर वगैरह कुछ दिया गया है तो स्वीपर गार्डनर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो पूरा का पूरा स्वीपर गार्डनर का सैलरी आपके इसमें टैक्सेबल होगा। कंसेशनल रेट पे दिया तो जो सैलरी आपने बेयर किया वो माइनस करेंगे। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर ये आपको दिया है, फुल्ली टैक्सेबल होगा परक्विजिट। इसमें से कुछ रेंट या कुछ चार्जेस आप बेयर कर रहे हो तो वो माइनस होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल होगा। आपको एजुकेशनल लोन दिया है, 1000 रुपए तक का एजुकेशनल लोन आपको अलाउडेड है। देन मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल अलाउंसेस आर टू डिफरेंट थिंग। मेडिकल अलाउंसेस आर फुल्ली टैक्सेबल, अपन ने अलाउंसेस में देखा, एंड मेडिकल फैसिलिटी जो है वो आपको अलाउडेड है अगर इंडिया में आप ट्रीटमेंट करते हो तो। आपको लोन दिया है, आपकी कंपनी ने आपको लोन दिया है तो वो कंसेशनल दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, वो पहले चेक करो। कंपनी आपको 20,000 तक का लोन देती है तो उस पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल नहीं है। 20,000 के ऊपर का अगर लोन देती है तो उसका एसबीआई का रेट, आरबीआई का नहीं, एसबीआई का रेट क्या चल रहा है वो देखो। ऐसे समझो कंपनी ने आपको 50,000 का लोन दिया, कंपनी ने लोन दिया आपको 5% से, सेम एसबीआई उसी लोन के लिए 10% चार्ज कर रही है, तो आपको पर विजिट यानी बेनिफिट कितने का दिया जा रहा है? 5% का। तो 50,000 पे 5%, 2,500 का इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको दिया जा रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल। रेट किसका देखोगे? एसबीआई का देखोगे। कंपनी का रेट क्या करोगे? माइनस करोगे कंपनी ने जो चार्ज किया। कंपनी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है तो पूरा का पूरा 10% यानी 5,000 रुपए का इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होगा, कंसेशनल या फ्री ऑफ कॉस्ट। देन आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह दिया है तो टैक्सेबल। आपको गिफ्ट दिया है तो आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 5,000 तक गिफ्ट दे सकता है। ना इसमें लैपटॉप टैक्सेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल चीज़ों में आता है। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टैक्सेबल है, क्लब की मेंबरशिप टैक्सेबल है। आपको कोई एसेट दिया है, कंपनी का एसेट था अब आपको दिया है तो आपको डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो 15% रिटर्न डाउन वैल्यू से, मोटर कार है तो
20% आपको डिप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है रिटर्न डाउन से, और मोटर कार इलेक्ट्रॉनिक के अलावा है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ ट्रांसफर तक डिप्रीसिएशन माइनस करो, रिमेनिंग वैल्यू विल बी टैक्सेबल। कंसेशनल है तो कंसेशनल है तो वो जितना पैसा आपने बेयर किया वो माइनस करो। ग्रेचुटी, अगर मैं ग्रेचुटी की बात करूं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का चार्ट मैंने ऑलरेडी निकाल के दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुटी फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर ग्रेचुटी एक्ट में अगर आप कवर हो तो ग्रेचुटी एक्ट में 20 लाख तक की ग्रेचुटी या ग्रेचुटी रिसीव्ड, या यहाँ पे आपको रूल फॉलो करना है आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी, वो सैलरी को आधा करना है 25/26। क्यों? क्योंकि 26 4 संडे होते, आधी सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज। अब नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज 25 साल 6 महीने 1 दिन, तो राउंडेड ऑफ करना है 27 साल। 25 साल 6 महीने तो भी 27 साल, 25 साल 5 महीने 25 साल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 6 महीने के ऊपर है तो उसको राउंडेड ऑफ करते हैं। अब जो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है उसके लिए भी 20 लाख, उसके लिए भी ग्रेचुटी रिसीव्ड, उसके लिए भी सैलरी ड्रॉन, बट उसमें सीधा 1/2 करेंगे 15/26 नहीं, और नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज इसमें 25 साल 5 महीने तो भी 25, 25 साल 7 महीने तो भी 25, 25 साल 11 महीने तो भी 25, 26 साल जब तक नहीं होते तब तक फ्रैक्शन में ही कंसिडर करना है, राउंडेड ऑफ नहीं करना है। इज इट क्लियर टू द एवरीवन? नाउ ग्रेचुटी के साथ साथ आपको पेंशन भी मिलती है, तो पेंशन का भी बढ़िया सा चार्ट मैंने लिख के दिया है। कम्यूटेड अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल। और अगर कम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या कि आपने पेंशन बेची है, गवर्नमेंट हो एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट हो तो टैक्सेबल। अब नॉन गवर्नमेंट में वापस देखो कि इसके साथ साथ आपको ग्रेचुटी भी मिला है क्या या ग्रेचुटी नहीं मिला है। ओके, ग्रेचुटी मिला है तो 1/3 ऑफ पेंशन वैल्यू, और यहां पे 1/2 ऑफ द पेंशन वैल्यू। देखते हैं, ग्रेचुटी मिला है 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन, 1/2 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन। यहां पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा। 10,000 रुपए पर मंथ पेंशन मिल रहा था, 60% पेंशन कम्यूट कर दिया है, और वो 60% के बदले में उनको मिला है 3 लाख रुपीज वन टाइम कम्यूट करने पे। ओके, तो इस बंदे का क्या होने वाला है, 60% कम्यूट किया यानी 40% अनकम्यूटेड है, तो 40% यानी 4,000 पर मंथ 12 महीने का 48,000, ये तो टैक्सेबल होगा ही होगा। ओके, इसके अलावा अब ये जो कम्यूटेड पेंशन है वो उसको मिली है 3 लाख में देखूंगा गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हो तो एग्जम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट हो टैक्सेबल, तो 3 लाख रुपए की कम्यूटेड पेंशन आ गई। अब इसमें मैं देखूंगा ग्रेचुटी रिसीव्ड है कि नहीं है, ग्रेचुटी रिसीव्ड है तो 1/3 करूंगा, बट 1/3 किसके, 3 लाख के 1/3 क्या, नहीं रे बाबा नहीं, पेंशन वैल्यू ये तो 60% वैल्यू है, 3 लाख रुपए ये तो मेरे को सिर्फ 60% मिले, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5 लाख। 5 लाख इज व्हाट, पेंशन वैल्यू।
अब ये पेंशन वैल्यू यानी ये 3,60,000 ही बेचा, इसकी पेंशन वैल्यू में कंसिडर करो। ग्रेचुटी मिली है तो 1/3 ऑफ पेंशन वैल्यू यानी 5 लाख। ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/2 ऑफ द पेंशन वैल्यू यानी 2.5 लाख। जो भी होगा वो मैं माइनस करूंगा एंड रिमेनिंग विल बी टैक्सेबल। सो जो अनकम्यूटेड है वो तो वैसे भी टैक्सेबल होने वाला है, और जो कम्यूटेड है उस कम्यूटेड को क्या करो, पेंशन वैल्यू में कंसिडर करो, फिर देखो ग्रेचुटी रिसीव्ड है कि नहीं। और ये पेंशन वैल्यू के 1/3 और 1/2 ये है। देन लास्ट पार्ट जो बाकी है दैट इज प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जाता है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जा रहा है, एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक है रिकॉग्नाइज और एक है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एक एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है। स्टैट्यूटरी की बात करूं तो ये एग्जम्प्ट है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा ही आपका क्या होता है, टैक्सेबल होता है। बट एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी जो आपके बिहाफ पे कंट्रीब्यूट करिए, अगर वो स्टैट्यूटरी है तो टैक्सेबल नहीं है, रिकॉग्नाइज है तो 12% तक अलाउड है, 12 के ऊपर 13, 14, 15 कर रहे हो तो वो टैक्सेबल है। और अनरिकॉग्नाइज, नाम में ही अनरिकॉग्नाइज है तो वो नॉन टैक्सेबल है। स्टैट्यूटरी का एग्जाम और रिकॉग्नाइज का अलाउडेड है 12 तक। एम्प्लॉय जब कंट्रीब्यूट करता है सबका ही टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करता है, स्टैट्यूटरी है तो एग्जम्प्ट है, रिकॉग्नाइज है तो 12%। अब इसकी डिडक्शन मिलती है क्या, ये अनरिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज होने के नाते इसकी डिडक्शन नहीं मिलती है, इनकी 80C में डिडक्शन मिलती है। अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है स्टैट्यूटरी का एग्जम्प्ट है, रिकॉग्नाइज का 9.5% तक ही एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर 10.5, 11, 12 तो ऊपर का जितना भी परसेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम नहीं है। और इसका इंटरेस्ट नॉन टैक्सेबल। अब ये जो पीपीएफ में जो पैसा जमा हुआ है, एम्प्लॉयर ने डाला है, एम्प्लॉय ने डाला है, अगर हम लोग ये लमसम विड्रॉ करते हैं तो ये एग्जम्प्ट है, यहाँ पे भी एग्जम्प्ट है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एम्प्लॉयर का जो है, एम्प्लॉयर का यानी कंपनी ने अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट में फंड में डाला है वो टैक्सेबल है। बाकी वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या है, एग्जम्प्ट है, यानी जो खुद ने डाला है वो एग्जम्प्ट है। तो लेट्स हैव द क्विक रिवीजन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हमेशा ही टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन स्टैट्यूटरी में एग्जम्प्ट है, 12 तक अलाउडेड है। इंटरेस्ट सबका ही एग्जम्प्ट है, सिर्फ रिकॉग्नाइज में 9.5 तक अलाउडेड है। डिडक्शन सब में मिलेगा, विड्रॉ किया तो लमसम में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट, यहाँ पे कंपनी ने जितना डाला उतना टैक्सेबल, बाकी एग्जम्प्ट। ओके, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में बहुत स्कोप है क्वेश्चंस पूछने के लिए, जैसे कि रिसीट एंड ड्यू बेसिस, इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपके अलाउंसेस रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं, एचआरए रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं, परक्विजिट रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं। देन फोर्थ वन मैं बात करूं तो आपके रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसके एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। ग्रेचुटी एंड पेंशन, ये सारा मैंने मेन क्लास में डिटेल में करवाया है। अगर आप भी इसको क्विकली डिटेल में आधे घंटे में रिवाइज करते हो तो कम से कम 200-300 आपके एमसीक्यू अच्छे से बन ही जाएंगे। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, आई एम वर्किंग फॉर योर सक्सेस, योर प्रॉस्पेरिटी, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ताकि आपको क्विक रिवीजन करके आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने पर डालूँ। ये मेरा एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, मैं मेरी जान लगा रहा हूँ, आप आपकी जान लगाओ, क्योंकि मैं मेरे साइड से 100% दे रहा हूँ, आपको अब 200% देना है, तभी हम दोनों अपवर्ड जाएंगे।